Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 16 September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that Assam track realignment through the wet opposed. It will spell doom for the forest, says the villagers. Now, talking of its background, what has happened, दीपार भिल का नाम हमने कुछ टाइम पहले सुना था. वहाँ पर ही एक फॉरेस्ट रिजर्व है बाय द नेम ऑफ रानी घरभंगा. रानी घरभंगा फॉरेस्ट रिजर्व, वहाँ पर जो है प्लानिंग की जा रही है ऑफिशियल्स के थ्रू टू मेक अ प्रॉपर रेलवे ट्रैक्स और टू मेक अ टर्नल. अब वही चीज़ को अपोज किया जा रहा है बाय द विलेजर्स, स्टेटिंग दैट कि इट विल ब्रिंग डूम फॉर द फॉरेस्ट, इट विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम ऑफ द रिजर्व्स इन दी आसाम्स. दीपार बिल का हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था, गार्बेज डंपिंग की वजह से उसकी एक्वेटिक लाइफ कितनी अफेक्ट हो गई थी. सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, क्योंकि रानी गरभंगा फॉरेस्ट रिजर्व की अगर हम बात करें, वहाँ पर सबसे मेन है इज़ द एलिफेंट कॉरिडोर. ये चीज़ देखा गया था कि बिकॉज ऑफ द वर्क्स पिछले 3 डिकेट्स में 14 हाथी या 14 एलिफेंट्स की मौत हुई थी बिकॉज ऑफ द वर्किंग्स. तो ये चीज़ सबसे बड़ा कंसर्न उठ रहा है उनको कि अगर आप ये चीज़ करोगे, हमारा एलिफेंट कॉरिडोर इफेक्ट होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, वेटलैंड इफेक्ट होगा. सो फर्स्ट विल रीड द आर्टिकल. Villagers living near Deepar Hill, a Ramsar site wetland, an important bird area under stress, have opposed the realignment of the railway tracks striking in the southern edges. The project would be catastrophic to the ecology of the Rani Garbhanga Reserve Forest, a prime corridor for elephants. मैंने बोला ही था एलिफेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो एरिया. देन ऑन September 13 अ मेमोरेंडम कंटेनिंग 600 सिग्नेटरी, 600 गांव वालों ने ये साइन करके मेमोरेंडम दिया था किसको, वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट को, कि आप इस पर एक्शन लो. The village listed the reasons for opposing the railway track constructions, क्योंकि लास्ट 3 decades में it had killed 14 elephants in the last 3 decades. Senior environment scientist Hemanta Harika and the green activist Argha Deep Barhuha, a complete representative of NGT, said कि उन्होंने भी इसको अप्रूवल नहीं दिया था. हमारी NGT से भी उनको अप्रूवल नहीं दी गई है. ठीक है, तो भी ये कंस्ट्रक्शन का वर्क दे आर प्लानिंग टू डू सो. नाउ नेक्स्ट इज द टर्नल प्लान. A proposed tunnel in the hilly stretch of Rani Garbhanga Reserve Forest between two railway barriers will spell a doom for the ecology of that area. Obviously, हमने जैसे बोला wetland affect हुआ है, वो भी affect होगा, एनिमल कॉरिडोर अफेक्ट होगा, एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होगा, वहाँ के जितने भी फ्लोरा एंड फौना है वो अफेक्ट होंगे. द ट्रैक realignment will not only go against the view of NGT but also the Wildlife Institute of India. वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ये प्रोजेक्ट के लिए मना किया था. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आसाम में अब 2 सबसे मेजर इश्यूज़ हैं जिस पर डिस्कस करके जितना जल्दी हो एक्शन लेना चाहिए. एक है हमारा दीपार बिल, जिसके बारे में हमने पढ़ा कंटिन्यूस गार्बेज डंपिंग की वजह से उधर का क्या हालत हो चुका है, और दूसरा बन चुका है रानी गरभंगा फॉरेस्ट रिजर्व. क्योंकि रानी गरभंगा फॉरेस्ट रिजर्व अगर हम देखिए इंडिया का वन ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर है वो. ठीक है, आसाम हमारे लिए इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आसाम गिव्स अस मोस्ट ऑफ द नहीं बोलेंगे बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिजर्व, बायोस्फीयर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो ये सब जगहों पर ऐसे कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी devastating for India's environment या India's ecology. लेट्स सी आगे क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है. बट अगर होता है तो इट विल बी नॉट गुड फॉर इकोलॉजिकली. हमारा इकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो जाएगा. वैसे भी हमारा क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पहले से इतना ख़राब हो चुका है. लेट्स सी आगे क्या डिसीजन दिया जाता है इसके रिलेटेड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल.
Next article states that ASHA workers warn of going on indefinite strike, the demand for social security benefits. अब अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर बताऊँ तो हुआ क्या है, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने पैंडमिक सिचुएशंस में दे वर द मेन वर्किंग कम्युनिटी और दे वर द मेन पीपल हु आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, उनका अब ये डिमांड हो रहा है कि दे वांट देयर इंसेंटिव टू इंक्रीज, क्योंकि आशा वर्कर्स को एक्चुअली अगर हम देखें तो उनको ऐसा सैलरी करके कोई चीज़ नहीं दिया जाता है, उनको जो भी मिलता है उनके वर्क पे दैट इज़ द इंसेंटिव। अब वो लोग ये बोल रहे कि उनका इंसेंटिव आप बढ़ाओ 3 गुना, दैट इज़ 15,000 चाहिए उनको इंसेंटिव। सो उन्होंने कुछ टाइम पहले भी आई थिंक सो कल परसों में ही इधर दिया होगा, वेनसडे को, कल ही ये चीज़ हुआ, कल नहीं सॉरी परसों, हाँ कल ही हुआ कि उन्होंने स्ट्राइक किया था दिल्ली सीएम जो है अरविंद केजरीवाल उनके घर के सामने, कि हमारा इंसेंटिव जो है आप फिक्स करो 15,000 पर, ठीक है। और वो लोग बोल रहे हैं कि अगेन दे विल हैव अ स्ट्राइक ऑन 24 सितंबर अगर उनका ये सब मांगे जो है पूरी नहीं की गई। तो पहले थोड़ा आर्टिकल पढ़ते हैं, देन विल गो कि आशा वर्कर्स कौन होते हैं, क्या क्या वर्किंग होती है, क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, एंड सो ऑन। सो द एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको हम आशा बोलते हैं, दे आर द वर्कर्स हु आर अफिलिएटेड अंडर द AIUTUC, ठीक है। और इन्होंने सीएम के घर के सामने आंदोलन किया था कि उनकी इंसेंटिव्स आप फिक्स करो 15,000 पर। दूसरी चीज़ वो लोगों ने बोला हम 24 सितंबर को फिर से प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारा डिमांड्स अगर तभी भी पूरा नहीं किया गया तो। Ashas do not get a fixed salary like government employees, but they are paid mostly through incentives. अब उनका इंसेंटिव्स कैसे भी होता है, अगर वो 200 बच्चे में दवाई वो टैबलेट्स जो है प्रॉपर टैबलेट्स बेचेंगे तो उनको मतलब देंगे तो उनको 100 रुपये मिलता है। सो उस हिसाब से सोचिए अगर उनको मंथली में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपीज़ वो लोग कमाते हैं, एंड उसको वो लोग बोल रहे हैं यू हैव टू इंक्रीज इट टू 15,000, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, डबल या ट्रिपल या फोर टाइम्स डबल है। So the workers have been complaining that their incentives are not low and it should be increased 3 times. See, they have also submitted a 10 points demand to the demand, जो कि आशा वर्कर्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली की जिनका नाम है कविता यादव, उन्होंने बोला है कि हमने एक डिमांड भी दिया है कि ये सब डिमांड है हमारी, मांगे पूरी करो, ये चीज़ आशा वर्कर्स ने किया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस आशा वर्कर्स। प्रीलिम्स में ऑब्वियसली या फिर मेंस का तो हम देखेंगे, बट प्रीलिम्स में फॉर श्योर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आशा वर्कर्स की वर्किंग क्या होती है, उनकी इंसेंटिव्स क्या है, किस वे में उनको काम करवाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब कुछ। तो पहले आशा वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आशा वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह ही फीमेल कम्युनिटी होती है, जितने लोग इसमें काम करते हैं दे आर फुल्ली फीमेल कम्युनिटी होती है, ठीक है। और इनको जो है दे हैव टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर दे आर ट्रेंड टू वर्क द एक्टिविटीज़ देखेंगे आगे क्या क्या है वो, अगर वो सब करने के लिए वो एलिजिबल हैं तो उनको आशा वर्कर्स बन सकते हैं। करेंटली अगर इंडिया में देखें तो देर आर ओवर 9 लाख आशा वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में एक्सेप्ट फॉर गोवा, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में आशा वर्कर्स की वर्किंग या उनकी यूज़ की जा रही है इंडिया में फॉर इन दिस पैंडमिक सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं कि क्राइटेरिया क्या है इनके सिलेक्शन का। सो क्राइटेरिया अगर हम रूरल एरिया की बात करें, पहले रूरल एरिया की देख लेते हैं। रूरल एरिया में सबसे पहले 25 to 45 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। अगर वो विडो हैं, अगर वो मतलब डाइवोर्सी हैं, या फिर अगर मैरिड है या नहीं है मैरिड चलेगा, नो प्रॉब्लम। 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर 10th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज, क्वालिफिकेशन जो है 10th स्टैंडर्ड ही रखा है। हाँ, अगर कोई ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे बिल्कुल ही लिटरेसी रेट नहीं है वुमेंस में तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट नहीं तो 10th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज यू हैव टू अगेन, आपकी क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड तक होनी ही चाहिए।
उसके बाद उनको प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है। तो कहाँ से, अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप से उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कौन सी कम्युनिटी ग्रुप से उनको सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, देन ब्लॉक नोडल ऑफिसर्स में से हो गए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हो गए, विलेज हेल्थ कम्युनिटीज़ हो गया, ग्राम सभा कम्युनिटी हो गया। ये सब अलग अलग कम्युनिटी से इनको लिया जाता है फॉर वर्किंग इन आशा, या वर्किंग एज आ आशा वर्कर्स। तो ये चीज़ है हमारा रूलर का। अब इसके बाद आता है अर्बन। अर्बन में सबसे पहला क्या है कि दे शुड बी रेसिडेंट। कहाँ के रेसिडेंट, तो जो ये हमारे प्रॉपर क्लस्टर्स होते हैं, घर के प्रॉपर स्लम्स होते हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर वो वहाँ के रेसिडेंट है तो उनको पता है कि उनके एरिया में कितने लोग हैं, कितने लोग को ज़रूरत है, और वो वहाँ के खुद के होकर उनको कोई आगे जाके तकलीफ़ नहीं होगा। यूजुअली अगर आप कोई अर्बन एरिया से, एकदम पॉश एरिया से अगर किसी को उठाते हो तो वो ऐसे जगह पर जाने के लिए ना करेंगे, या वर्क करने में अपना 100% नहीं देंगे। सो देयरफॉर ये क्राइटेरिया बनाए, क्योंकि इससे कैसे होगा, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा एरिया के बाउंडेड को लेके। तो क्लस्टर्स या स्लम एरिया में वो रेसिडेंट होने चाहिए प्रॉपर। दूसरा इसमें भी है 25 to 45 ईयर्स एज ग्रुप। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है 10th कंपलसरी, 10th होना ही होना चाहिए इनको लेकर। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है, जैसा पॉपुलेशन उस हिसाब से इनका पॉपुलेशन होना चाहिए आशा वर्कर्स का उधर। और वुमेन कम्युनिटीज़ जो हैं यहाँ पे, जो वर्किंग करते हैं अलग अलग, उसमें से उनको चुना जाता है। यहाँ पे जो रेसिडेंसी ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटीज़ हो गए, वहाँ से उनको चुना जाता है। अब हम आ जाते हैं, दैट इज़ दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा वर्कर्स। अगर रोल्स की बात करें तो इनका सबसे पहला है, इट इज़ एन ऑलराउंडर वर्क। ऐसा नहीं है कि आशा वर्कर्स है तो आपको सिर्फ टैबलेट्स ही देने हैं, आपको सिर्फ अवेयरनेस ही फैलाना है, ऐसा नहीं है। आपको एक ऑलराउंडर वर्क करना आ जाना चाहिए, क्योंकि इनको जो है हम लेवल, मतलब कम्युनिटी लेवल में केयर प्रोवाइडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दे हैव टू नो द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। So it includes a mix of tasks, facilitating the access of healthcare services, building awareness of healthcare, then among the poor especially, promoting healthy behaviors, mobilizing for collective actions for better health facilities, then helping the lower section, providing service deliveries। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी आती है। सो जब तक वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते ये सब चीज़ एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। तो दे नीड टू बी एन ऑलराउंडर। रोल्स के बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन इज़ लाइक उनको इंसेंटिव्स या किस वे में उनको पे किया जाता है। सो इनका जो पे होता है या इनका जो सिचुएशन होता है, ये इंसेंटिव्स के नाम पे दिया जाता है। उनको इंसेंटिव्स ऑफर किया जाता है हर एक अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम के लिए, ठीक है। शी वुड ऑल्सो हैव एन इनकम फ्रॉम सोशल मार्केटिंग। अगर वो लाइक सोशल अवेयरनेस अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, अबाउट कॉन्डम्स और अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके रिलेटेड भी अगर वो अवेयरनेस फैला रही तो उसके रिलेटेड उनको अलग से पे किया जाता है। हर वर्क शुड बी डिजाइंड दैट इट इज़ डन विदाउट इम्पीइंग ऑन हर मेन लाइवलीहुड, ठीक है। तो उनका टास्क में ये सब होता है, प्रॉपर टैबलेट्स देना, लोगों की मदद करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिलीवरी ऑफ द मैकेनिज्म या डिलीवरी ऑफ दैट सर्विसेज, सब कुछ इनके इसके बेसिस पर उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। अब आशा वर्कर्स को बेनिफिट क्या दिया जाता है या बेनिफिट पैकेज में क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट पैकेज जो उनको दिया जाता है दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप आशा वर्कर्स थे, ठीक है, तो 18 से 70 साल के बीच में अगर आपके साथ कोई भी तरह का एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर सडन डेथ हो गया एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको 2 लाख दिया जाएगा। अगर दोनों आँख चले गए, ठीक है, या हाथ पैर या आपकी एक आँख गई, 2 लाख उस पर भी दी जाएगी। टोटल लॉस ऑफ साइट, यूज़ ऑफ वन पार्ट ऑफ हैंड या फुट, तो 1 लाख दिया जाएगा। ये सब एक लाइफ इंश्योरेंस दिया है उनको, जिस अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद दूसरा जो उनको दिया जाता है दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट इज़ द एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ तो आपको 2 लाख ऑफ अमाउंट दिया जाएगा एक्सीडेंट केस पर। मिनिमम जो मंथ में उनको दिया जाता है इंसेंटिव दैट इज़ 2000,
सोचो 2000 दिया जाता है और दे आर डिमांडिंग फॉर 15,000, बहुत बड़ा डिफरेंस है अमाउंट में। सो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमें आशा वर्कर्स के बारे में जानना था फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Next article states that India China avoided open clash over origin of COVID. सो इसकी बैकग्राउंड अगर हम बात करें, दो ऐसे समिट्स हुए थे रिसेंटली, एक 9 सितंबर को और एक 16 सितंबर को। 9 सितंबर को हुआ क्या, हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना पर ये चीज़ बोला कि WHO को बीच में रखे कि WHO को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, आपको क्रेडिटिबिलिटी रखनी चाहिए कि कहाँ से कोविड का ओरिजिन हुआ है। अगर आप ये चीज़ करने में सक्सेसफुल हो तो ही जाकर कंट्रीज़ आप पर भरोसा करेंगी, कंट्रीज़ आप पर ट्रस्ट रखेंगी। क्योंकि जब कोविड पैंडमिक सिचुएशन का स्टार्टिंग हुआ था, एक टाइम ऐसे भी आया था कि WHO की बात कोई नहीं मान रहा था। लोग बोल रहे थे WHO अपनी वर्किंग नहीं कर रही है, क्योंकि वो लोग नहीं बता पाए कि ओरिजिन है कहाँ से। ये चीज़ वापस से उठा तो ओपन क्लैश है उसको अवॉइड किया गया, बट इनडायरेक्टली ये चीज़ किया गया था। So India and China avoided open clash over the views of the origin of COVID-19 virus at the BRICS summit that happened last week, 9 September को। ठीक है, मिस्टर मोदी made a strong intervention in the favor of transparent investigation into our origin of pandemic, a subject that China should be sensitive about. Two leaders will meet virtually. अभी ये जो था, ये ब्रिक्स की मीटिंग में ये चीज़ हुई थी। जो 16 सितंबर को जो मीटिंग हुआ, दैट वाज SCO, जो कि इस बार तजाकिस्तान कर रहा है। ये अभी का जो मीटिंग है वो तजाकिस्तान कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और जिसके लिए सभी कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे इंडिया से मिस्टर जयशंकर जा रहे हैं, वैसे चाइना से उनका काउंटर पार्ट मिस्टर वांग ये जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं टू दशना बे। दशना बे इज़ अ प्लेस प्रॉपर इन तजाकिस्तान। दे आर ट्रैवलिंग देयर टू हैव अ प्रॉपर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, विद द टेंशन ओवर द वायरस डिबेट ओनली एडिंग 17 मंथ लॉन्ग इंडिया चाइना पासेस LAC का पहले से कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि चाइना ने इंटरवेंट किया था, उसके बाद वापस से अभी एक टेंशन जैसा सिचुएशन बन रहा है इंडिया चाइना में रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कोविड। So today the global governance needs credibility. There must be a transparent investigation into the origin of virus under the World Health Organization's framework, and this must receive full cooperation from all the countries. ये हमारे PM नरेंद्र मोदी ने बोला था जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 9 सितंबर को वर्चुअली। If it is done, it will reduce the question over the WHO's credibility. मैंने बोला ना कि इसके मतलब WHO के ऊपर बंदूक रखकर चलाया जा रहा था। सो उन्होंने बोला कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो WHO पे जो क्रेडिटिबिलिटी की क्वेश्चन उठी थी वो नहीं होगा, और अगर आगे जाकर कोई ऐसा फ्यूचर पैंडमिक होता भी है तो वी विल बी प्रिपेयर्ड वेल. So it will reduce the question about the WHO's credibility and would be able to prepare better for the future pandemic. ठीक है, तो मिस्टर जिनपिंग के सामने ही PM नरेंद्र मोदी ने ये सब चीज़ उनको बोली. Now, according to the officials and the diplomat at the present BRICS meeting, Mr. Modi spoke empathetically and forcefully on the subjects that India's previous statement calling for China to cooperate with WHO team. ठीक है, हमने बीच में सुना भी था कि WHO की 2-3 बार टीम गई चाइना में, वुहान में फॉर लैब टेस्टिंग. तो ये चीज़ वापस से बोला कि क्योंकि उस टाइम पे नहीं हो पाया, क्योंकि वो चाइना में जो है वुहान में उनको प्रॉपर एक्सेस नहीं दिया था लैब में. 2 बार गए, दोनों बार ये चीज़ कंप्लेन था कि उनको प्रॉपर फ्री एक्सेस नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए. तो PM नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली यही चीज़ बोल रहे थे, अगर आप प्रॉपर एक्सेस दोगे WHO को तभी WHO ये रिजल्ट पे आ पाएगा कि कहाँ से उसकी ओरिजिन है. So China to cooperate with WHO team who have visited Wuhan Institute of Virology twice but had a complaint formally about the lack of free access to the facilities and data to the origins of the virus that left nearly
4.7 मिलियन पीपल डेथ वर्ल्ड वाइड, 4 मिलियन, ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन लोगों की मौत हुई बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, और अभी भी चाइना उसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहा. So Chinese President Jinping, who spoke directly after PM Modi called on the BRICS country to oppose the politicization of the origin tracing. एक तरह से बोल सकते हैं उसके पीछे उनके क्रॉस काउंटर उनको जवाब दिया उसके रिलेटेड. सो उनका बोलना ये था कहीं ना कहीं, वी नीड टू प्रमोट ग्लोबल सॉलिडिटी अगेंस्ट कोविड-19, जॉइन फोर्सेस टू टैकल द पैंडमिक, अपलोड अ साइंस बेस्ड ट्रेसिंग ओरिजिन, ओपोज द पॉलिटाइजेशन एंड स्टिग्माइटेशन. तो वो क्या बोल रहे हैं, वो अभी इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आप जो ये पॉलिटिकली आप ग्रुपिंग जो करना चाहते हो वो मत करो, उसके जगह पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर ग्रुप्स बनाओ जो इस पर डेटा या इस पर वर्किंग कर सके. तो ये चीज़ देखा गया कि दोनों एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे या एक दूसरे के अंदर अगेंस्ट काउंटर पार्ट कर रहे थे. Pushing back against the criticism from US and allies of China's failure to prevent the spread of virus, Beijing has accused US for politicizing the WHO inquiry. ये चीज़ चाइना का ये बोलना है कि WHO पे जो मेजर इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं यूएसए का है, यूएसए के इन्फ्लुएंस से WHO अपने डिसीजंस लेता है. तो चाइना यूएस पे भी आ गया कि यूएस को वो ये जो प्रेशर है ये चीज़ नहीं करना चाहिए, WHO जैसा है उसके पर्सपेक्टिव में उसे काम करना चाहिए. तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट या फिर जनरली अवेयर रहना ज़रूरी था कि ब्रिक्स के मीटिंग में हुआ क्या दिस ईयर, और हमारा जो समिट हुआ था SCO उसमें भी क्या डिस्कशन होगा. ये साल इंडिया और चाइना के बीच में कौन से चीज़ों पर टेंशन बना, थोड़ी सी ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी थी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. It states that US, UK, Australia to form a new partnership. अब ये आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. देन ऑस्ट्रेलिया और UK और US का क्या मानना है इंडिया को लेकर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है हमारे लिए. अगर हम आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें तो आर्टिकल जो है इसमें एक टर्म दिया गया है, दैट इज़ द सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ AUKUS, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, UK, US. ये तीनों ने मिलकर एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है, एक नया पार्टनरशिप बनाया है उन्होंने. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे रिलेटेड टू द इंडो पैसिफिक, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएंगे, सबमरीन भी बनाए जाएंगे, ताकि इनका रिलेशन जो है या इनका जो कंट्रोल है इंडो पैसिफिक में प्रॉपरली रह पाए. आर्टिकल का पढ़ेंगे तो आर्टिकल, अ वीक बिफोर द मीटिंग ऑफ द क्वाड लीडर्स इन द वॉशिंगटन, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड अ न्यू ट्राइलैटरल agreement or new trilateral partnership with Australia, UK and US. Speaking to the reporters ahead of the announcement, Biden's administration officials outlined a trilateral grouping that is related to the complementary to the Quad's meeting. क्वाड की अगर हम देखें तो कौन कौन है, US और ऑस्ट्रेलिया इसमें है. सो इट इज़ एन 18 मंथ्स प्लान. ये 18 मंथ के प्लानिंग में होगा क्या, तो ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉपर क्लियर पावर सबमरीन बनाएंगे. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में दे विल मेक अ प्रॉपर क्लियर पावर सबमरीन, ताकि इनकी कैपेबिलिटी जो इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़े. उसके साथ ये पार्टनरशिप में एक प्रॉपर आर्किटेक्चर भी बनेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा मीटिंग्स और एंगेजमेंट के लिए. ये सारे कंट्रीज़ की मीटिंग्स और एंगेजमेंट के रिलेटेड एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा, विच विल बी वेल इक्विप्ड with the applied AI, that is artificial intelligence, quantum technology और अंडर सी कैपेबिलिटीज़. ये सब को लेकर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ फेल इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑस्ट्रेलिया देखा था कि चाइना का प्रेशर हमेशा से उन पर रहता है रिलेटेड टू द डिसीजंस. तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि मतलब चाइना का प्रेशर हटाने के लिए या अपना रोल इंडो पैसिफिक में बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ट्रीटी या फिर ये बोल सकते हैं पार्टनरशिप किया है. उन्होंने ये भी बोला है कि US, UK और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ अगर हमारा
प्लूरैटरल, या फिर अगर इनके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो इट इज़ गुड फॉर आर कंट्री, इट इज़ गुड फॉर द रिलेशन, और इट इज़ गुड फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. सो इंडिया भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का रिलेशन इज़ वेरी गुड, जिसकी वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर. कुछ कुछ इशूज़ ज़रूर है जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, बट या अभी करेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन आर इन अ वेरी गुड वे. नेक्स्ट इज द पीस एंड स्टेबिलिटी. So the calling the announcement of historic one of the administration officials, it reflects the Biden's administration. Official also said there is no matter allies than UK and Australia and had a fundamental decisions. So properly article अगर हम देखें, अगर ये article आया related कि AU KUS was currently in news, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है. ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ बनाने वाले हैं, दैट इज सबमरीन एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया के रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया का क्या मानना है वो भी हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको पूरी तरह समझा हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.